भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा जारी ये नियम 1 मई 2026 से लागू हो जाएंगे और इनका उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल गेमिंग स्पेस को एक स्पष्ट, नियंत्रित और सुरक्षित ढांचे में लाना है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब ऑनलाइन गेमिंग और खासकर रियल मनी गेमिंग तेजी से बढ़ रहा था और इसके साथ वित्तीय जोखिम, यूजर सुरक्षा और अवैध गतिविधियों से जुड़े सवाल भी सामने आ रहे थे। नए नियमों के तहत सरकार ने एक व्यापक रेगुलेटरी ढांचा तैयार किया है जो ऑनलाइन गेमिंग को 3 श्रेणियों में बांटता है। पहला श्रेणी है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जिसमें यूजर्स केवल मनोरंजन के लिए खेलते हैं और भले ही प्लेटफॉर्म को सब्सक्रिप्शन या अन्य माध्यम से राजस्व मिलता हो, लेकिन खिलाड़ियों को किसी प्रकार का मौद्रिक लाभ सोशल गेम्स में नहीं दिया जाता। दूसरी श्रेणी आती है ई स्पोर्ट्स की, जहां पुरस्कार पहले से घोषित होते हैं और यह खेल तभी मान्य होंगे जब उन्हें आधिकारिक रूप से स्पोर्टिंग इवेंट के रूप में मान्यता दी जाएगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है ऑनलाइन मनी गेम्स, जिनमें खिलाड़ी पैसे का दांव लगाते हैं और जीतने पर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। और ऐसे मनी गेम्स को ही नए कानून के तहत पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए सरकार एक नई संस्था ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन करेगी, जो एक डिजिटल फर्स्ट रेगुलेटर के रूप में काम करेगी। इस अथॉरिटी का नेतृत्व मेटी के अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा और इसमें गृह मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय तथा विधि मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव के अधिकारी सदस्य होंगे। इस अथॉरिटी को सिविल कोड जैसी शक्तियां दी जाएगी, जिससे यह जांच कर सके, लोगों को सम्मन भेज सके और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी कर सके। इस पूरी रेगुलेटरी सिस्टम को डिजिटल मोड में संचालित करने की योजना है। इस अथॉरिटी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह तय करना होगा कि कोई गेम ऑनलाइन मनी गेम की श्रेणी में आता है या नहीं। यदि कोई प्लेटफॉर्म यह स्पष्टता चाहता है कि उसका गेम किस श्रेणी में आता है, तो अथॉरिटी इसका निर्धारण करेगी। यह प्रक्रिया स्वयं अथॉरिटी द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के आवेदन पर या सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर शुरू की जा सकती है। इस निर्धारण में यह देखा जाएगा कि क्या गेम में पैसे का दांव लगाया जा रहा है, क्या जीतने पर धन मिलता है, उसका राजस्व मॉडल क्या है और क्या इन गेम एसेट्स का मोनेटाइजेशन किया जा रहा है। हर मामले में 90 दिनों के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा और एक गेम विशिष्ट आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि अंतिम नियमों में एक राहत यह दी गई है कि यह निर्धारण प्रक्रिया हर मामले में अनिवार्य नहीं होगी, बल्कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगी, जिससे कम जोखिम वाले सोशल गेम्स पर अनावश्यक बोझ न पड़े। कहने का तात्पर्य, रजिस्ट्रेशन के नियमों में सरकार ने संतुलन बनाने की कोशिश की है। मेटी ने स्पष्ट किया है कि जिन ऑनलाइन गेम्स में रियल मनी शामिल नहीं है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा। केवल उन्हीं गेम्स या प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिन्हें विशेष रूप से अधिसूचित किया जाएगा या जो ई स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन की वैधता अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, जो कि पहले 5 वर्ष थी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स को किसी भी स्थिति में ई स्पोर्ट्स का दर्जा नहीं मिलेगा और न ही इन गेम्स की रजिस्ट्रेशन होगी। यूजर सुरक्षा को इन नियमों में विशेष महत्व दिया गया है। सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए आयु सत्यापन, पैरेंटल कंट्रोल, समय सीमा, रिपोर्टिंग टूल्स, काउंसलिंग सपोर्ट और फेयर प्ले मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे उपाय अनिवार्य किए गए हैं। प्लेटफॉर्म्स को इन सभी सुरक्षा उपायों की जानकारी अपने यूजर्स को देनी होगी। इसके अलावा एक 2 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली भी लागू की गई है, जिसमें यूजर्स पहले संबंधित प्लेटफॉर्म के पास जाकर शिकायत करेगा और यदि उसे संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है तो वह 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। इसके बाद अंतिम फैसला मेटी के सचिव के पास की जा सकेगी। पहले मौजूद ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी को हटाकर इस प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है।
वित्तीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार का लेन देन प्रतिबंधित ऑनलाइन मनी गेम्स की ओर न जाए। यह कदम न केवल वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए है, बल्कि अवैध सट्टेबाजी और जुए पर रोक लगाने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां तक बात रही कानून के उल्लंघन की, तो कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच का अधिकार साइबर सेल के प्रभारी पुलिस अधिकारियों, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल साइबर सेल अधिकारियों या कमिश्नरेट स्तर के अधिकारियों को दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून का प्रभावी क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन हो सके और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि प्रोगा एक्ट 2025 स्वयं में एक बहुत सख्त कानून है, जिसे 21 अगस्त 2025 को संसद ने पारित किया था और 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इस कानून के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके उल्लंघन पर अधिकतम 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं ऐसे प्लेटफॉर्म के विज्ञापन करने पर 2 साल तक की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार के अनुसार इन नियमों का उद्देश्य एक संतुलित व्यवस्था बनाना है, जिसमें एक और बच्चों और कमजोर वर्गों को सुरक्षित रखा जाए, वहीं दूसरी ओर वैध ऑनलाइन गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग्स को बढ़ावा दिया जा सके। कुल मिलाकर 1 मई 2026 से लागू होने वाले यह नियम भारत के ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। जहां एक और रियल मनी गेमिंग पर कड़ा प्रतिबंध और निगरानी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी ओर एक स्पष्ट, पारदर्शी और सुरक्षित डिजिटल गेमिंग वातावरण तैयार होने की उम्मीद है, जिससे यूजर्स और उद्योग दोनों को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले का सवाल है, तो नए नियमों की अधिसूचना ने निश्चित रूप से सरकार को एक अपर हैंड दिया है। पहले जहां केवल कानून मौजूद था, अब उसके साथ एक विस्तृत रेगुलेटरी ढांचा भी लागू हो गया है। इससे सरकार यह तर्क दे सकती है कि उसने केवल प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि एक संतुलित और संरचित व्यवस्था बनाई है, जिसमें वर्गीकरण, निगरानी और यूजर सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। यह अदालत के सामने कानून को मनमाना साबित करने की कोशिश को कुछ हद तक कमजोर तो कर सकता है। हालांकि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंपनियों की चुनौती खत्म हो गई है। अब वे न केवल कानून बल्कि नियमों और प्राधिकरण की संरचना को भी चुनौती दे सकते हैं। वे यह तर्क दे सकते हैं कि प्राधिकरण को अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं, निर्धारण की प्रक्रिया अस्पष्ट है और यह पूरी व्यवस्था प्रत्यक्ष प्रतिबंध यानी कि डी फैक्टो बैन के समान है, भले ही उसे नियमन के रूप में प्रस्तुत न किया गया हो। इसलिए इस बात को आप समझें कि इस पूरे विवाद का निर्णायक बिंदु वही पुराना लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि क्या रियल मनी गेमिंग को पूरी तरीके से जुआ माना जाए या फिर उन खेलों को अलग श्रेणी में रखा जाए जिनमें कौशल का तत्व प्रमुख है। इसके साथ ही अदालत यह भी देखेगी कि क्या सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध या नियंत्रण प्रोपोर्शनेट है या फिर वह व्यापार की स्वतंत्रता पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाता है। इन्हीं मूल प्रश्नों पर बहस होगा और निर्णय होगा, न कि प्रोगा के लागू होने या न लागू होने से इस पूरे मामले पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है या पड़ने वाला था। जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं दे देता, तब तक स्थिति अनिश्चित बनी रहेगी। कंपनियों को कानूनी लड़ाई, व्यावसायिक रणनीति और नियामक अनुपालन, इन तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। यह स्पष्ट है कि 1 मई 2026 के बाद भारत में ऑनलाइन गेमिंग का परिदृश्य पहले जैसा नहीं रहने वाला और रियल मनी गेमिंग कंपनियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई का है। इसके अलावा अगर सरकार की रणनीति को समझें तो यह साफ दिखता है कि वह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला मांग नहीं रही, बल्कि अपना पक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। प्रोगा एक्ट 2025 और उससे जुड़े नियमों को लागू करके सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि वह रियल मनी गेमिंग को प्रतिबंधित करने के पक्ष में है। सरकार ने कानून बनाकर, नियम अधिसूचित करके और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी स्थापित करके अपना काम पूरा कर दिया है और अब वह इस पूरे ढांचे को अदालत में डिफेंड करने की स्थिति में है। व्यवहारिक रूप से सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून और नियमों को संवैधानिक रूप से वैध ठहरा दे, क्योंकि ऐसा होने पर
पूरे सेक्टर में स्पष्टता आ जाएगी और भविष्य के विवाद खत्म हो जाएंगे और सरकार की नीति को अंतिम कानूनी मान्यता मिल जाएगी। अब आगे ध्यान से समझना। हालांकि सरकार ने यह इंतजार नहीं किया कि पहले कोर्ट फैसला दे और फिर नियम लागू हो। उसने पहले लागू करो फिर कोर्ट में बचाव करो वाली रणनीति अपनाई है, जो अक्सर तब इस्तेमाल होती है दो कंडीशन में, जब सरकार अपने निर्णय पर या तो भरोसा रखती है या संभव है कि सरकार को पता हो कि सुप्रीम कोर्ट इस ढांचे की कुछ सीमाएं तय करेगा या कुछ प्रावधानों में बदलाव सुझाएगा, जिससे अंततः एक अधिक संतुलित और कानूनी रूप से मजबूत व्यवस्था सामने आएगी। इसीलिए निष्कर्ष के रूप में मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के ठीक पहले इस कानून को या रूल्स को इसीलिए लागू किया गया है ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई सुझाव देता है तो उस सुझाव पर भी काम करते हुए सरकार चाहती है कि अदालत इस पूरे ढांचे पर अंतिम मोहर लगा दे, लेकिन तब तक नियंत्रण अपने हाथ में रखते हुए कानून को भी लागू रखना चाहती है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले इस कानून को लागू किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।